गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल में। आप सब लगातार बने रहिए चैनल में। इसके बाद आप निश्चित रूप से बेहतर ढंग से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। डेफिनेटली ये सही बात है। ये आईएएस जैसा जॉब कोई जॉब नहीं है, बहुत बड़ा एक तरह से गिफ्ट है, और इसको पाने के लिए आपको अपनी तकदीर बदलनी पड़ेगी। तकदीर का मतलब मेहनत। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आनंद लीजिए वीडियोस का। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस, वही जन वितरण प्रणाली जिसके दरवाजे में हम लोग जाकर अपनी गरीबी व्यक्त करते हैं। जी हाँ, मुझे 1 रुपया में चावल, 2 रुपया में गेहूँ, 3 रुपया में, इस तरह से कुछ आपको पता होना चाहिए। क्रॉस ग्रेन 1 रुपया में मिलता है, 2 रुपया में गेहूँ और 3 रुपया में चावल, या इस तरह कुछ है ना आपको 35 kg, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बफर स्टॉक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्या थिंक अबाउट इट, क्या दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसी में ये जो बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट घुस कर आया था? सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडीज प्राइस। क्या सब में क्या केंद्र सरकार ने ठेका ले लिया है कि वो प्रोक्योरमेंट करेगी, स्टोरेज करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी और बल्क अलोकेशन करेगी फूड ग्रेन्स का एट मतलब सब्सिडीज, मतलब बहुत ही सस्ते दर पर। Responsibility of distribution to the consumer including target groups through a network of fair price shop, जिसको एफपीएस बोलते हैं, रेस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि जो कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो उसको निर्धारित करे कि कौन वास्तव में उसका एलिजिबल है। तो डेफिनेटली आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसके सही जवाब हैं बी, और बी 2 और 3 सही है, एक नहीं सही है, क्योंकि 1966 के आसपास नहीं बल्कि बहुत पहले ही। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, पीडीएस इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा दरमदार जो है वो, जैसे कि प्रोक्योरमेंट है, स्टोरेज करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, बल्क अलोकेशन मतलब भारी मात्रा में फूड ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ भेजना हो एट सब्सिडाइज प्राइस। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेकिन हम लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कंज्यूमर के तक पहुँचता है, इंक्लूडिंग द टारगेट ग्रुप्स थ्रू अ नेटवर्क वेरियस फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं कोटा जा रहे हैं हम लोग चावल लाने, गेहूँ लाने, तो वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बफर स्टॉक प्रोवाइड्स द बेसिक एंड द मोस्ट फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉडरेटिंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई या फिर प्रोडक्शन शॉर्टफॉल। द कंसेप्ट ऑफ द बफर स्टॉक वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये 69 और 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए, बफर स्टॉक ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन वॉज इनविजाज। उस समय 5 मिलियन टन, 5 मिलियन टन समझ लीजिए, उतना फूड ग्रेन जमा करके रखने का बात चला था। द बफर स्टॉक फिगर्स नॉर्मली रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में इसका मतलब पुनर्लोकन होता है, जांच पड़ताल होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, द अमेंडेड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। अभी चूँकि आपको पता हो जाना चाहिए, बायोफ्यूल्स पॉलिसी में उसमें संशोधन किया गया है, तो क्या क्या संशोधन किया गया है उससे सवाल है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। दूसरा है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बैन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। क्यों बैन करेगा? बैन करने से ये कोई इलाज थोड़ा है। 3 नंबर आप तो कॉमन सेंस लगाइए, सही है गलत होना चाहिए। डेफिनेटली एक और दो सही है। देखिए, 2018 पॉलिसी को अमेंड किया गया। ठीक है, 2018 पॉलिसी इन 2018 पॉलिसी वाज अमेंडेड to introduce several changes. The most important amendment has been advancing 20% blending. ठीक है, blending 20% blending date by 5 years from ethanol supply year, चूँकि पहले था 2030 और उसको 2025-26 तक कर दिया गया है। मतलब 20% हम ब्लेंडिंग कर लेंगे 25-26 तक, ये टारगेट मान लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मोर फीड स्टॉक, और अधिक से अधिक फीड स्टॉक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि अधिक से अधिक बायोफ्यूल्स का निर्माण किया जा सके। ठीक है,
जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इसको शामिल करते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मतलब इसमें प्रवेश करा लिया गया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाएगा, हम लोग अधिक से अधिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का बनाएंगे ताकि अधिक से अधिक हम लोग इसको बेच पाएँ। एंड परमिशन टू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इन स्पेसिफिक केसेस, और परमिशन भी है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बायोफ्यूल्स का कुछ खास केसेस में। एंड सम अदर चेंजेस अपार्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द एनबीसीसी, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल जो सम अमेंडमेंट है। द कमिटी हैज़ नाउ बीन गिवन द परमिशन टू चेंज द पॉलिसी विच इज अर्लियर लैक्ड। अब इसमें बदलाव करने की भी अनुमति है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी का मिनिस्ट्री किसके अधीन है? आईएमडी किसके मतलब अधीन काम करती है, या कह सकते हैं किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इन द हिल्स क्लाउड डोंट इजली डिसिपेट and can't can get trapped over a certain area, bringing torrential shower and even cloud burst। मतलब हिली एरिया में क्या होता है, बाहर बादल बाहर भाग नहीं पाते हैं, डिसपिएट नहीं हो पाते हैं, दूर दूर छितरा नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है ना, वहीं पर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, बादल फट जाता है, हड़बड़ा के बारिश हो जाती है। कन्वर्जेंस ऑफ द विंड्स flowing from opposite direction can lead to the formation of cumulonimbus clouds over a hilly region। मतलब दो अलग अलग जो नेचर की जो अगर हवाएं जो है आपस में मिलेगी तो उससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उससे तो फ्रंट्स का निर्माण होता है। तो क्या वो क्यूमुलुमस बादल बनाने में सहायता कर सकता है? तो दैट कुड बी। आप सबसे पहली बात तो ये कौन सा मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, आईएमडी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, आईएमडी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के तहत आता है कि नहीं ये जानिए। अगर वो आप जानते हैं तो इसको आसानी से कर ले जाइएगा। 2 और 3 तो डेफिनेटली सही है कि नहीं, एक भी सही है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही है आईएमडी का पेरेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसका? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो पेरेंट मिनिस्ट्री होता है वो क्या है? वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जुलाई, देखिए जुलाई में क्या होता है, जुलाई सेशन में आप देखिएगा ना, मानसून रिवाइव ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। मतलब जुलाई में लगभग लगभग पूरे भारत में लगभग लगभग घुस जाता है मानसून छत्र, और उसमें जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब आ जाता है। मॉइस्चर लेडन ईस्टर्ली विंड्स हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स और रीचिंग अप टू द वेस्टर्न हिमालय, और वो वेस्टर्न हिमालय की तरफ घुसकते जाता है, घसकते जाता है, घसकते जाता है, चढ़ते जाता है। दिस विंड्स हैव बीन कोलाइडिंग विद द वेस्टर्ली विंड्स फ्लोइंग अक्रॉस द अपर लेवल, और वो वेस्टर्ली से जाके टकरा जाता है। ये जो ईस्टर्ली विंड्स है, आई मीन जो ये जो बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर लेके जो ईस्टर्ली विंड्स है जा रहा है, उधर से आ रही शुष्क हवाओं वेस्टर्ली से टकराता है। अब होता क्या है, अब जब ये आपस में टकराएंगे वेस्टर्ली विंड से अक्रॉस द अपर लेवल, तो कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स फ्लोइंग अपोजिट डायरेक्शन, तो दो विपरीत दिशाओं से हवाएं आ रही है, अलग अलग नेचर की है, तो ये क्या होती है, आपस में टकराती है। और इससे क्या होता है ना, इससे क्यूमुलोनिम्बस बादल का निर्माण होता है, मतलब घनघोर काला काला बादल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ओवर कश्मीर रीजन। इन द हिल्स, पर्वतों में क्या होता है, क्लाउड डोंट इजीली डिसपिएट, ये जल्दी से दूर भागते नहीं है, छितराते नहीं है, क्योंकि वहीं रह जाते हैं, वो ट्रैप्ट हो जाते हैं वहीं पर। मतलब समझ लिए वो एक तरह से, आप समझ लीजिए एक तरह से कब्रगाह है, मतलब वहीं पर उसको ख़त्म होना है। एंड गेट ट्रैप्ड ओवर एट सर्टेन एरिया ब्रिंगिंग टोरेंटियल शावर, और भयानक बारिश हो जाता है। एंड इवन कभी कभी तो क्लाउड ब्रस्ट भी हो जाता है, जिसके कारण भयानक, आप समझते हैं हिल एरिया में अगर बारिश हड़ा के हो जाए तो लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी घटनाएं आप देख सकते हैं। बादल फटने की घटना आम होती है कश्मीर, हिमालय में, हिमालय के क्षेत्रों में। मानसून इन प्रीवियस ईयर्स टू हैव सीन सिमिलर सॉर्ट ऑफ टॉरेंट्स एंड हैव कॉज्ड इमेंस डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। महिला एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है? ये WEF। सबसे पहली बात, ये किसका इनिशिएटिव है, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। इट विल प्रोवाइड एन इकोसिस्टम फॉर बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद द हैंड्स ऑन सपोर्ट इन सेटिंग अप एंड स्केलिंग अप द बिजनेस। ये सब जनरल स्टेटमेंट्स है, जनरली सही ही होते हैं। इट विल प्रोवाइड सच
a free credit rating, mentorship, funding support to the women entrepreneurs, apprenticeships and corporate partnerships। दो और तीन तो जनरल स्टेटमेंट जनरली सही होंगे, लेकिन पहला बात कि कौन सा मंत्रालय के तहत आता है, डेफिनेटली ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। जी हाँ, ये सही है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत नहीं है, बल्कि ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग एन इकोसिस्टम फॉर बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द इंडिया। ध्यान रहे, अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस इंडिया, पूरा भारत में इसको लॉन्च किया गया है। ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाएं अपना मतलब सशक्तिकरण कर सकती है, अपनी मतलब जो चुनौतियाँ उसको ख़त्म कर सकती है। सिडबी हैज़ पार्टनर विद नीति आयोग, और इसमें सिडबी जो है वो पार्टनर नीति आयोग के साथ बना है ताकि इस इनिशिएटिव को बल दे सके एज एन enabling platform। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज बिल्ट ऑन 3 पिलर्स: लक्ष्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति है, लक्ष्य नहीं। इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब है मोटिवेटिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। ज्ञान शक्ति रिप्रेजेंट प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इकोसिस्टम सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टू हेल्प देम फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। और कर्म शक्ति का मतलब होता है प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप इन सेटिंग अप और स्केलिंग अप बिजनेस। In addition to providing service such as free credit ratings, mentorship, funding support to women, entrepreneurs, apprenticeships, and corporate partnership, WEP will encourage entrepreneurs to share their entrepreneurial journeys, stories, experience to the natural mutual learning। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड स्टेप्स टेकन टू चेक फॉर द फूड एडल्ट्रेशन। मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं या ऐसे ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे आप ये मतलब चेक कर सकते हैं कि ये जो हम खाते हैं उसमें कितनी मिलावट है, एडल्ट्रेशन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2019। दूसरा है कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन हार्मोनाइज सिस्टम कोड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तो सही है, दूसरा है आल कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन हार्मोनाइज सिस्टम्स। जनरली सब के सब सही है। देखिए, रेगुलेशन एंड स्टेप्स टेकन टू चेक फूड एडल्ट्रेशन इन इंडिया। एक तो फसाई है, दैट मीन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। इट इम्पोज पेनल्टी दिया जाता है फॉर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी इंजीरियस और नॉन इंजीरियस एडल्ट्रेशन अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फसाई हैज रिलीज्ड ए मैनुअल डिटेक्शन अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट डाट। तो डाट पूछा, उस पर डाट किसके, डाट क्या है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, डाट। डाट मतलब डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट, तो फसाई के द्वारा, ताकि आसानी से तेज़ी से इसका डिटेक्शन किया जा सके क्या किसी चीज़ में मिलावट है क्या। फसाई ने रिलीज किया है डायरेक्टिव्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर सिरप एंड राइस सिरप यूज फॉर अडल्ट्रेशन इन हनी। ये सब मतलब ध्यान दीजिएगा, जब हनी आता है तो हनी में ये सब मिल होता है, गोल्डन सिरप होता है, इनवर्ट शुगर मिला होता है, राइस सिरप होता है, इसमें मिला दिया जाता है। दूसरा एक्ट है जो हमको सहायता करता है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि हम लोग आसानी से अपना और तेज़ी से अपनी शिकायत दर्ज कर सके और इसको मतलब गंभीरता से ले पाए। तीसरा है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, इसने अंतर्राष्ट्रीय फूड मानक स्थापित करने, गाइडलाइन जारी करने, कोड ऑफ प्रैक्टिस विच कंट्रीब्यूट ताकि सेफ्टी, क्वालिटी, फेयरनेस ऑफ द इंटरनेशनल फूड ट्रेड में बरकरार रह पाए। और एक है हार्मोनाइज सिस्टम कोड। हार्मोनाइज सिस्टम कोड के तहत डिस्क्राइब किया गया टाइप ऑफ गुड दैट इज शिफ्ट टू ए सर्टेन आइटम्स दैट आर यूज्ड
for adulteration can be scrutinized while during the custom clearances। देखिए जब चकबंदी हो, आई मीन जब हमारे देश में सामान प्रवेश करता है तो उस समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों में मिलावट होने की संभावना रहती है, तो उससे थोड़ा सावधानीपूर्वक लड़ा जाए। ये बात को ध्यान में रखने के लिए हार्मोनाइज सिस्टम को मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। चलिए अब आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ऑल्सो नोन एज वोल्स्टर डिजीज, जूनोटिक डिजीज। एंथ्रैक्स तो जूनोटिक डिजीज है ही, लेकिन ये वोल्स्टर डिजीज कहलाता है कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट वोल्स्टर डिजीज? क्या ये वोल्स्टर डिजीज भी कहलाता है? इट इज प्राइमरली अ डिजीज ऑफ हार्बीवोरा विद बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल बीइंग अफेक्टेड बाय इट। इसमें जंगली और पालतू दोनों जानवर प्रभावित होते हैं, खास करके जो खाद्य खाते हैं, आई मीन हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। होस्ट एनिमल्स shed the bacteria into the ground which sporulates. It is primarily a disease of herbivorous, with the both domestics and wild animals being affected by it. Host animals shed the bacteria into the ground, which sporulates when exposed to the air. तो एंथ्रैक्स के बारे में सही है तीनों के तीनों कथन। लेट्स सी। एंथ्रैक्स, जिसको हम लोग कभी कभी वोल्स्टर डिजीज भी कहते हैं, और ये रेयर है बट सीरियस है, और ये बैक्टीरिया जनित है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, और ये नेचुरली रूप से सॉइल में मिलता है। और WHO का कहना भी है कि ये खास करके शाकाहारियों में बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि ये जंगली और पालतू पशुओं को अफेक्ट करता है। एंथ्रैक्स इज ए जूनोटिक डिजीज। ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है, चांसेस तो हैं इसके, इसलिए इसको जूनोटिक कहा गया है। तो पीपुल कैसे अफेक्टेड होते हैं इससे, कैसे कांटेक्ट में आते हैं? तो ये डिजीज जो है ना, खास करके एनिमल्स के संपर्क में आने से, अगर उनके द्वारा जो कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया अगर हमारे त्वचा में या किसी प्रकार से आ जाए तो चांसेस बनता है इसका। पीपुल कैन गेट द डिजीज थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स, या फिर एनिमल प्रोडक्ट, दूध दही कुछ भी, अगर अगर ये कॉन्टामिनेटेड है बैक्टीरिया जनित तो चांसेस है। तो हाउ डू एनिमल्स गेट एंथ्रैक्स? लेकिन एनिमल्स को कहाँ से मिल जाता है ये उसके संपर्क में कैसे आ जाते हैं? देखिए डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स आसानी से इसके प्रभाव में आ सकते हैं, क्योंकि वो जब सांस लेते हैं या फिर इंजेस्ट कर लेते हैं कुछ स्पोर, मतलब फफूंदी टाइप का, जैसे सॉइल में हो सकता है, प्लांट में या वाटर में, तो वहाँ पर एंथ्रैक्स पहले से मौजूद हो तो उसको सांस के माध्यम से खींच सकते हैं, या फिर वो पानी पी ले तो भी चांसेस है। तो होस्ट एनिमल्स सेड द बैक्टीरिया इनटू द ग्राउंड, और ये जानवरों के जाकर अंदर जो है ना वो अपने आप को ग्रो करते हैं। स्पोरुलेट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, और जैसे हवा में आते हैं वो फूफंदी जैसा हो जाते हैं। दीज स्पोर्स कैन परसिस्ट इन द सॉइल फॉर डिकेड्स, वेट टू बी टेकन अप बाय द अनदर होस्ट। मतलब ये लंबे समय तक सॉइल में बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई इसको खाए, कोई इसको अपना मुंह में या सांस के माध्यम से खींचे। परिणाम क्या होगा? वो अंदर जाके जर्मिनेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत भयानक हो जाएंगे। Flies also appear to play a significant role in explosive outbreaks of the disease। मक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। WHO का कहना है कि ये बहुत भयानक रूप से फैला सकते हैं एंथ्रैक्स को। कंसिडर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट। अगर वंस अगेन एंथ्रैक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अभी अभी मैंने बताया कि फ्लाई ऑल्सो अपीयर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सप्लोसिव आउटब्रेक्स ऑफ द डिजीज। पीपुल विथ कट्स या फिर स्क्रैप्स इन द स्किन कैन गेट इन्फेक्टेड विथ एंथ्रैक्स। जैसे कि हमारे घाव घोस हैं तो उसके संपर्क में एंथ्रैक्स बहुत तेज़ी से फैल सकता है। वन वे टू प्रिवेंट द डिजीज इज वैक्सीनेशन ऑफ लाइव स्टॉक सो दैट द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड। देखिए वैक्सीनेशन तरीका तो ठीक है, डिजीज से स्प्रेड नहीं होगा, तो सभी के सभी कथन आपको सही दिए हैं।
तो अभी मैंने बताया कि डोमेस्टिक और जो जंगली जानवर है वो कैसे अफेक्टेड होते हैं जब सांस लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं स्पोर को, जो कि सॉइल में मौजूद होता है या प्लांट में भी हो सकता है, प्लांट के पत्तियों में हो सकता है, या जो पानी पीते हैं उसमें भी मौजूद होता है ये। तो होस्ट एनिमल्स सेड द बैक्टीरिया इनटू द ग्राउंड। तो होस्ट एनिमल्स जो है वो एक तरह से बैक्टीरिया को अपना बेहतर शरण स्थल मानते हैं, शरण स्थल देते हैं, और ये अपने आप को जैसे ही बाहर के एयर के संपर्क में आते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि द सोर विच कैन परसिस्ट इन द सोइल लंबे समय तक और इंतजार करते हैं। फ्लाइज ऑल्सो अपीयर टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। मक्खियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ह्यूमंस ऑलवेज कॉन्टैक्ट, चूँकि कॉन्टैक्ट जनित है तो डिजीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे शरीर में भी आ सकता है। ऐसे पीपुल जिसका एंथ्रेक्स में संपर्क होना, जैसे कि अगर हमारे शरीर में प्रवेश करने का तरीका है तो या तो सांस के द्वारा, या तो खाना जो कंटेमिनेटेड फूड है, जानवरों का खाना जो कंटेमिनेटेड फूड हो, या फिर हम लोग जो वाटर पीते हैं वो भी अगर कंटेमिनेटेड है, मतलब समझ रहे हैं आप, दूषित पानी, दूषित भोजन, हवा में अगर उसकी मौजूदगी हो, थ्रू द कट्स और स्क्रैप इन द स्किन, स्किन के टच में आने से भी हो सकता है जो कटा हुआ हो। द स्पोर कैन देन गेट एक्टिवेटेड, मल्टीप्लाई, स्प्रेडिंग अक्रॉस द बॉडी, और ये पूरा शरीर में फैल जाएंगे, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, कॉजिंग सीवर इलनेस। जहर फैला देगा ये पूरा। हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, तब पहले इलाज क्या है इसका? एंटीबायोटिक therapy that is administered early in the course of infection has been proven to be responsive। तो सदा एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा शुरुआती दौर में। पेंसिलिन हैज़ बीन लॉन्ग लॉन्ग एंटीबायोटिक ऑफ चूज एंड रिसेंट ईयर्स। आज के दौर में सैव, जैसे सिप्रोफ्लैक्सोइन है, डॉक्सी साइक्लिन है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है पेंसिलिन के स्थान पे। और भी तरीके हैं, जैसे कि इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन, जानवरों को वैक्सीनेशन, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जाए उसका शरीर ताकि ये फैले ही ना। ठीक है। देयर आर ऑल्सो वैक्सीन फॉर ह्यूमन्स, मनुष्यों के लिए भी वैक्सीन है, बट देयर अवेलेबिलिटी इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू द एट रिस्क इंडिविजुअल्स। लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पे है कि आप लेना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको ही इसका वैक्सीन दे दिया जाए। खास करके जो लेब वर्कर्स होते हैं, क्योंकि जो जानवरों के साथ काम करते हैं, उनकी चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको दिया जाता है। जनरल लोगों को वैक्सीनेशन एंथ्रेक्स के लिए नहीं दिया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म commonly found in water and sometimes in soil। जो ग्रीन हरित सवाल होते हैं और जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जनरली वाटर में और कभी कभी पानी में मिलते हैं। नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन, सभी जहरीले नहीं होते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इज लीडिंग टू द साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स। तो सभी सही है। Cyanobacteria are the microscopic organism common in water and sometimes found in soil. Not all produce toxin, but scientists say toxic ones are occurring more frequently as climate change drives up global temperature, and some cyanobacteria blooms can harm people and animals. Okay, क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा, वार्मर होगा, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो होंगे डेवलप हो जाएंगे। अपोलो 11 मिशन किससे जुड़ा हुआ है? आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट मैन मिशन टू द मून। अपोलो 11 became one of the most publicly recognized mission of NASA and was first manned mission to the moon। पहला मेन मिशन अपोलो 11 ही था, जो रसिया का था, नासा का था, नासा का था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेस स्टेशन। ये जो अंतरिक्ष ये स्टेशन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष स्टेशन एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है जो कि लो ऑर्बिट में लटका हुआ है बहुत लंबे समय से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन है, क्या वो पहला फंक्शनल कार्यात्मक स्पेस स्टेशन है? Ownership and use of the International Space Station is established by the intergovernmental treaties and agreement. तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला नहीं है ये, तो सी 1 और 3 सही है। देखिए स्पेस स्टेशन जनरली होता क्या है, एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में टंगा हुआ है, लटका हुआ है। इट इज लार्ज लेबोरेटरी इन स्पेस, समझ लीजिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है और एस्ट्रोनॉट को मौका देता है यहाँ पर आने का, रहने का, सप्ताह, महीना, साल, ताकि अध्ययन कर सके ग्रेविटी में रहकर। लेकिन ध्यान रहे कि मीर स्पेस स्टेशन जो कि सोवियत यूनियन का था, जिसको रसिया के द्वारा ऑपरेटेड किया गया था, वो 1986 में ऑपरेशन किया गया था। 86 से 2001 तक पहला जो अगर स्पेस स्टेशन का नाम लिया जाए तो मीर स्पेस स्टेशन, हालांकि वो अब डिफंक्शन हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है उसको स्थापित किया गया 1998 में, और उसको ही अब मतलब जनरली यूज़ किया जाता है। तो इसके एजेंसीज कौन कौन है, तो एक नासा है, रोस्कोसमोस है रसिया का, जाक्सा जापान है, ईएसए यूरोप और सीएसए कनाडा। द ओनरशिप एंड द यूज ऑफ द स्पेस स्टेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट। ये अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन संधि के माध्यम से इसका मतलब स्थापना हुआ और इसका ओनरशिप निर्धारण होता है। ये किसी का बपोती नहीं है, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं चलती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और कुछ नियम ही इसका पालन होता है, अदरवाइज इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। ये जो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं जिसको हम लोग, आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। ये ग्रह से छोटे होते हैं और सूरज की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एस्टेरॉइड्स वे आर फॉर्म आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर, मतलब इसका निर्माण जो है प्लैनेट के बहुत 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 बाद हुआ। अदर ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम, ऐसा है क्या? और है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी फर्स्ट मिशन टू रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है? तो पहला दूसरा तो पता होगा आपको, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, 2 और 3 गलत है, एक और केवल एक सही है। तो इसका सही जवाब है 2 और 3। देखिए एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह, ये रॉकी पथरीला ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूरज की तरफ जब चक्कर लगा रहे हैं, और ये ग्रह से छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और ये माइनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और नासा का कहना है कि लगभग समझ लीजिए 9,94,383 के आसपास एस्टेरॉइड जो है चक्कर लगा रहे हैं लंबे समय से, तब से जब से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है 4.6 बिलियन ईयर से एगो। तो इसका बिल्कुल कहना सही नहीं है कि एस्टेरॉइड बाद में बना, नहीं, एस्टेरॉइड का निर्माण सोलर सिस्टम के दरमियान ही हो गया था। बहुत सारे अध्ययन हो रही है, जानकारी प्राप्त होती जा रही है इसके बारे में। ये फॉर्म एट द सेम टाइम एज द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, तो उसी समय बना जब दूसरे और भी ऑब्जेक्ट बने सोलर सिस्टम के। इसका रीज़न ये है, हम इसको ट्रैकिंग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये हजार्डस है, कभी कभी ये पृथ्वी के आसपास से होकर गुजर जाते हैं और हो सकता है टकरा भी जाएं कभी। तो ओसिरिस आरएक्स मिशन ये नासा का पहला मिशन है जो कि रिटर्न होगा या है या रिटर्न हो चुका है एक सैंपल लेके एंशिएंट एस्टेरॉइड से। सुपर कंप्यूटिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। इस तरह के प्रश्न में बहुत आसानी होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक रहे, सब सही है। क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, जीनोमिक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ड्रग डिस्कवरी, सभी के सभी। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ computationally intensive tasks in the various fields including quantum mechanics, weather forecasting, flood prediction, climate research, oil and gas exploration,
genomics and drug discovery. Consider the following statement regarding polar satellite launch vehicle. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल है जो कि इक्विप्ड किया गया है लिक्विड स्टेज, जिसमें पहली बार लिक्विड स्टेज का इस्तेमाल किया गया है। इन द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम ऑल द स्टेज ऑफ रॉकेट फॉल बैक इनटू द ओशियन। जितने भी इसके जो स्टेज होंगे सब के सब रॉकेट जो है वापस समुद्र में आ जाएंगे। डज नॉट लीव एनी स्पेस जंक, कुछ भी स्पेस जंक नहीं बचेगा इससे। Chandrayaan-1 and Mars orbiter spacecraft were launched using PSLV। तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया, 2013 में मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया गया। तो क्या इसका लिए PSLV का इस्तेमाल किया गया था? तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और तीसरा स्टेटमेंट सही है तो आप जानिए, बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, इसलिए दूसरा को छाट दीजिए और सही चले जाइए। सी के साथ 1 और 3 सही है। देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल इन इंडिया। तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज। और ये पहला मतलब लॉन्च व्हीकल है जिसमें कि हम लोग लिक्विड स्टेज का प्रयोग किए हैं। आफ्टर इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च अक्टूबर 1994, 1994 में पहला बार लॉन्च हुआ था, 1994 में। PSLV मतलब एक तरह से बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही वर्सटाइल वर्कहॉर्स लॉन्च व्हीकल इंडिया का बन चुका है। द व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च टू स्पेसक्राफ्ट। दो महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है इसके द्वारा। एक तो चंद्रयान 1 2008 में, और एक है मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में। उसके बाद दैट लेटर ट्रेवल टू मून एंड मार्स। ठीक है। PSLV इज ए 4 स्टेज रॉकेट। ये 4 स्टेज का रॉकेट होता है, जिसमें कि जो प्रथम जो 3 स्टेज होते हैं वो वापस धरती पर वापस मतलब ओशियन पे गिर जाते हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेज होता है PS4, आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, जैसे ही वो सैटेलाइट ऑर्बिट में प्रवेश करता है, ठीक है, एंड्स ऑफ स्पेस जंक, क्योंकि उसके बाद वो जंक बन जाता है, स्पेस जंक के रूप में काम करता है। काम नहीं मतलब बर्बादी है वो। हाइवर इन PSLV C53 यानी PSLV C53 जो मिशन है, द स्पेंड फाइनल स्टेज विल बी यूटिलाइज एज ए स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब जो PSLV C53 बनाया जा रहा है ना, वो ऐसा नहीं होगा। उसका भी हम लोग स्टेबलाइज करेंगे इस तरह से कि उसका इस्तेमाल कर पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स द एंड वैलिडेट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मेड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना बेहतर टेक्नोलॉजी है जो सारे के सारे डेटा को रिकॉर्ड करेगा और हर ट्रांजेक्शन जो है ना उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें किसी तीसरे बिचौलिया की जरूरत नहीं है कंट्रोल करने के लिए। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, अगर मैं आपको भेज रहा हूँ पैसा तो इसमें किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर कोई नहीं है, सब यहाँ पे मालिक है। द ट्रांजेक्शन मेड आर इम्यूटेबल एंड कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैकिंग। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, और तीसरा स्टेटमेंट कि ये पूरी तरह से इम्यूटेबल है, इसमें हैकिंग नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा सा अतिशोक्ति तो हो गया, लेकिन मान लीजिए ये भी सही है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? जैसा कि पब्लिक लेजर है, इट्स पब्लिक लेजर मतलब होता है, पब्लिक लेजर का मतलब समझते हैं बहुत बड़ा तिजोरी, सार्वजनिक तिजोरी कहिए इसको। ब्लॉकचेन जो है ना रिकॉर्ड्स करेगा, रिकॉर्ड्स एंड वैलिडेट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मेड विच मेक्स इट सिक्योर एंड रिलायबल। सिक्योर होगा, रिलायबल होगा,
All the transactions made are authorized by minors, which makes the transactions immutable and prevent it from the threat of hacking. Blockchain technology discard the need of any third party if a central authority for peer-to-peer transaction. There is no need, कोई जरूरत नहीं है टू peer ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी की. इट अलाउस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का विकेंद्रीकरण का रास्ता खोलेगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है. विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ रिकेट्स. जानते ही होंगे आप. इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी द स्केलेटल मसल इज स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी. एनर्जी मतलब लगेगा है ही नहीं, बुझा ही नहीं रहा है, ताकत ही नहीं बुझाएगा. मसल्स बहुत आपके कमज़ोर हो जाएंगे, मसल मास घट जाएगा. इट लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स. आपका हड्डी बहुत कमज़ोर हो सकता है और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगा, हो सकता है हड्डी टेढ़ा हो जाए. तो सभी के सभी स्टेटमेंट कथन सही है. देखिए विटामिन डी की कमी से हमारा स्केलेटल मसल जो होगा ना वो सूख सकता है, एनर्जी का भूखा हो जाएगा, उसमें एनर्जी लगेगा ही नहीं. आपके मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, डिक्रीजिंग मास हो जाएगा, लगेगा आप कितने पतले हो गए. विटामिन डी डेफिशिएंसी जो ऑफन एसोसिएटेड विद रिकेट्स. रिकेट्स मतलब होता है तुलनाकार हड्डी, पैर का हड्डी देखना, हाथों की हड्डी देखिएगा तो ये टेढ़े मेढ़े दिखेंगे. जनरली रिकेट्स में होता क्या है, बोन टिश्यू डज नॉट करेक्टली मिनरलाइज. आपके हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, इस सब की डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाएगी और इससे क्या होगा, ये सब जब कम होगा ना तो आपकी हड्डियां जो होंगी वो सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से क्रैक कर सकता है. थोड़ी घटना बड़ी दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है मीटा मैट्रिक मटेरियल. ये मीटा मटेरियल क्या है यार. मीटा मटेरियल बहुत न्यूज में रहता है. इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर. मीटा मटेरियल इज डिफाइंड an artificial composite that gains its electrical properties from its structure rather than inheriting them directly from the material it is composed of. मतलब ये एक ऐसा सामान है, ऐसा वस्तु है जो अपने आप अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रपोज करता है, देता है. ठीक है. मतलब इसमें कोई बाहर से आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब एक तरह से समझ लीजिए मीटा मटेरियल एक आर्टिफिशियल कंपोजिट जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज गेन करने की खुद काबिलियत होती है. द टर्म इज पार्टिकुलरली यूज when the resulting material has properties not found in naturally formed substance. पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ मेटा मटेरियल जैसे कि डाइवर्स है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही यूज है इसका. इंक्लूड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फिल्टर, मेडिकल डिवाइस, रिमोट एरिया स्पेस. एप्लीकेशन बहुत सारे होंगे इसका, क्योंकि खुद एक मतलब सोच लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज धारण करके बैठा हुआ. अब लाईफाई के बारे में पूछा जा रहा है. लाईफाई, वाईफाई तो जानते ही होंगे आप. लाईफाई सुनिए. लाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी which makes high frequency radio waves to transmit data at terabytes per second. स्पीड टेराबाइट, सोचिए हम लोग तो यहाँ पर जी एमबी की स्पीड से तरसते हैं, टेराबाइट की बात हो रही है लाईफाई में. तो क्यों ना लाईफाई वाईफाई को रिप्लेस कर दे रहा है. लाईफाई बहुत महंगा होगा तब. लाईफाई वर्क लाईफाई कैन वर्क अंडर वाटर वेयर वाईफाई फेल्स कम्प्लीटली. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. इनकरेक्ट. देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि लाईफाई जो है वो वर्क कर सकता है अंडर वाटर में. वाईफाई पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, चलता ही नहीं है वाईफाई पानी के अंदर. लेकिन ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये सोचिए ज़रा सा. लाईफाई इज़ नॉट अ वायरलेस टेक्नोलॉजी. ओके. लाईफाई हो या लाइट फिडिलिटी हो, इसका इस्तेमाल, इसका आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक ने किया, हराल्ड हास.
is a wireless technology that makes use of visible light. वायरलेस तो है, लेकिन यहाँ विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया गया है रेडियो वेव्स के में। तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट था उसमें कुछ और ही बताया गया था, लेकिन ये जो है ना, यूज ऑफ विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करता है इन द प्लेस ऑफ रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करता है अपने डेटा को टेराबाइट स्पीड से भेजने के लिए। और इसकी स्पीड समझ लीजिए मोर देन 100 गुना, वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा होता है। दूसरा बात है कि वाईफाई जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेटा को बहुत ही हैवी कम्युनिकेशन बहुत ही शॉर्ट रेंज में भेज सकता है। तो ग्रेट ऑफ प्रोमिस टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग लिमिटेशन ऑफ वाईफाई बाय प्रोवाइडिंग फॉर डेटा हैवी कम्युनिकेशन इन शॉर्ट रेंज। वाईफाई का इस्तेमाल आसानी से अंडर वाटर में किया जा सकता है, जबकि वाईफाई का नहीं किया सकता है। तो इसके ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगे इससे, जैसे कि नेविगेशन ऑपरेशन में, मिलिट्री ऑपरेशन में। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है काला जार के बारे में। काला जार एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सेंट फ्लाई से फैलता है, और इस डिजीज का संबंध जो है ना, कुपोषण, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग और कमज़ोर जो रक्षा प्रणाली है आपका, प्रतिरक्षा प्रणाली, उससे जुड़ा हुआ है। अभी हाल में WHO ने डिक्लेयर किया है इंडिया हैज एलिमिनेटेड काला जार। बिल्कुल बकवास। काला जार तो अभी भी भारत में मौजूद है। तो 1 और 2, इसका सही जवाब 1 और 3 दिया हुआ है, लेकिन अच्छी बात है हम लोग भारत को अपने विविध दृष्टिकोण से ना देखें। देखिए 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, इसमें 65 केसेस ब्लैक फीवर, जिसको काला डिजीज कहते हैं, काला जार डिजीज कहते हैं, अभी रिपोर्ट किया गया है। तो कैसे कर सकते हैं आप काला जार, जिसको प्रोटोजोआज पारासाइटिक डिजीज कहते हैं, ये प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया जनित नहीं है। प्रोटोजोआज पारासाइटिक स्प्रेड डिजीज ये होता है सैंड फ्लाई बाइट के काटने से, मतलब एक मक्खी होती है, विशेष मक्खी, उसके काटने से होता है। सैंड फ्लाइज आर ब्राउन होता है इन कलर। तो ये प्रोटोजोआ पारासाइटिक डिजीज जो कि सैंड फ्लाई से फैलता है, ये सैंड फ्लाई ब्राउन रंग का हो सकता है एंड हैव ए हेयर ऑन देयर बॉडीज, और उसके बाल होते हैं ढेर सारे। दिस फ्लाइज आर इन्फेक्टेड विद द पैरासाइट कोल्ड लिस्मेनिया डोनावानिया। Sandfly is known to live in cracks and services of muddy houses, गंदी गंदी घरों में जहाँ पर कीचड़ रहता है, especially in the dark and humid corners, according to the WHO. अंधेरा रूम। There are three main forms of leishmaniasis, which of काला जार is the most serious. काला जार सबसे खतरनाक है। The disease affects some of the poorest people and is linked to the malnutrition, population displacement, poor housing, weak immune system, lack of financial resources। ये सारे के सारे चीज़ जो है इसको होने के लिए कालाजार को प्रमोट करते हैं ये सब। Leishmaniasis is also linked to the environmental changes such as deforestation, urbanization। सब जो हो रहा है ना, सब कालाजार को बढ़ा देगा। 2020 more than 90% of new cases reported। WHO occurred in 10 countries: Brazil, China, Ethiopia, Eritrea, India, Kenya, सोमालिया, साउथ सूडान एंड यमन में इसका अभी अभी रिपोर्ट किया गया है 90% नए केसेस। हालांकि द डिजीज इज इंडेमिक इन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये इंडेमिक है, वहीं एकदम पनपता है सब। द गवर्नमेंट का मतलब इमेज, मतलब उद्देश्य है कि एलिमिनेट किया जा सके इस डिजीज़ को 2015 तक। तो गवर्नमेंट एम टू एलिमिनेट द डिजीज़ इन इंडिया बाय 2015, बट द डेडलाइन वाज मिस्ड। हाउएवर द नंबर ऑफ द केसेस हैज़ बीन ब्राउट डाउन सिग्निफिकेंटली।
थ्रू द नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत काफ़ी मात्रा में इसकी कमी हुई है। 2015 तक, टाइम 15 तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन हुआ तो बहुत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आरसीटी के बारे में पूछा जा रहा है। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल are the prospective studies that measure the effectiveness of new intervention or treatment. Example of RCTs are clinical trial that compare the effects of drugs and surgical technique. Randomized controlled trial are used to understand whether a free grains distribution scheme helps improve the nutrition level among people living in a district। ये जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, जिसके एक हाथ आपको पता होगा, ये नोबेल प्राइज विनर शायद इसी पे काम कर रहे थे क्या। विच आर द करेक्ट, कोशिश तो की जाती है कि सभी के सभी स्टेटमेंट दिए गए कारण सही है। ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता ना, आर ए प्रोस्पेक्टिव स्टडीज दैट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू इंटरवेंशन या न्यू ट्रीटमेंट। किसी भी ट्रीटमेंट को, किसी भी टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए रिगोरस टूल to examine the cause-effect relationship between an intervention and outcome। जैसे कि RCT are a clinical trial that compare the effects of drug, surgical technique, medical device, diagnostic procedure, other medical treatment। तो इस पर अध्ययन होता है कि किसी दवा को देने से उसका क्या प्रभाव पड़ा, कोई सर्जिकल टेक्निक लाया गया तो उससे क्या रिजल्ट मिला, तो एक ट्रायल होता है वो सब। RCT इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, मतलब छोटा सा स्मॉलर ग्रुप में बांट देते हैं इन ऑर्डर टू कंपैरेटिवली सी द आउटकम्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे कि सपोज इफ द एम ऑफ अ स्टडी इज टू अंडरस्टैंड वेदर अ फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हेल्प इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल अमंग द पीपल लिव इन डिस्ट्रिक्ट। किसी जिला में ये जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो पीडीएस के तहत, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या इसके कुछ प्रभाव देखे गए। तो रिसर्चर विल फर्स्ट क्रिएट टू ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन एंड पुट पीपल इनटू दोज ग्रुप्स रेंडमली। तो दो ग्रुप बना लेते हैं लोग। आरसीटी ऑल्सो कैन नॉट बी यूज टू स्टडी समथिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड। देखिए, आरसीटी ऑल्सो कैन नॉट बी यूज टू स्टडी समथिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड। दे नीड टू बी प्लान बिफोर हैंड, मतलब इसको घटित होने से पहले इसका ट्रायल करना पड़ता है। While the RCT show the result of a particular population in an area, it may not be a proof that the same result will be achieved elsewhere। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह में अगर ये रिजल्ट आया तो दूसरा जगह में भी यही रिजल्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली इफ द सैंपल साइज इज नॉट बिग, अगर सैंपल साइज ये बहुत छोटा है तो ट्रायल करा के भी आप क्या उखाड़ लीजिएगा। बस आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हस्तमैथुन करने से ये होता है, पर ये 50 लोगों के बीच जानकारी लेने से क्या हो जाएगा। कम से कम इसके लिए 5 लाख लोगों का अध्ययन कीजिए, 5 लाख एक निश्चित उम्र के बच्चों का, एक निश्चित उम्र की महिलाओं का पता ले, सैंपल उठाइए, तब ना आपको पता चलेगा कि देखिए ये घटना सुबह उठने से ये फायदे हैं। तो एनालाइज करने का तरीका ना, इसी को रेंडमाइज कंट्रोल रिजीम करते हैं, ठीक है, ट्रायल करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी के बारे में पूछा जा रहा है। ये नॉन फंजिबल टोकन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी इज एन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा, मतलब आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, मुझे दीजिए मैं आपको दे दूंगा। तो नॉन फंजिबल टोकन यही है क्या। एनएफटी वर्क ऑन ए ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन में काम करता है। तो ब्लॉकचेन तो पूरी तरह से एक तरह से इंटरचेंजेबल डेटा ही हो गया। एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी एन एनएफटी। जो चीज़ भी जिसका डिजिटल फॉर्म बनाया जा सकता है, जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एनएफटी में यूज हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंजेबल है। तो आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर इज ऑफकोर्स बी। 2 और 3 सही है, लेकिन एक गलत दिया हुआ है, क्योंकि एनएफटी जो है ना, ये इंटरचेंजेबल पे नहीं है भैया, इट्स ए नॉन इंटरचेंजेबल। ए
नॉन फंजिबल टोकन NFT इज नॉन इंटरचेंजेबल, ये आप आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे यूनिट ऑफ डेटा स्टोर ऑन ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। एक डिजिटल लेजर है, ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटल लेजर, एक बक्सा है, मतलब डिजिटल खजाना है। दैट कैन बी सोल्ड एंड ट्रेडेड, जिसका आप आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ NFT डेटा यूनिट्स में बी एसोसिएटेड विद द डिजिटल फाइल्स सच एज फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज इच टोकन इज अ यूनिकली आइडेंटिफिएबल, हर जो टोकन होता है उसका अपना यूनिक नंबर होता है। NFTs डिफर फ्रॉम ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, NFTs जो है ना वो थोड़ा सा अलग है ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन से काफ़ी अलग है। NFT हैव ड्रोन इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म, इसका बहुत मतलब आलोचना हो रहा है फॉर एनर्जी कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट एसोसिएटेड विद द वैलिडेटिंग ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें एक तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, इसलिए NFT का बहुत को हल्ला हो रहा है। एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म कैन बी NFT, किसी भी चीज़ जो कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो समझो NFT बन सकता है, NFT हो सकता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम योर ड्राइंग, फोटोज, वीडियोज, GIF, म्यूजिक, इन गेम आइटम्स, selfies, and even a tweet can be turned into NFT, which can be traded online using cryptocurrency. आप ऑनलाइन इसका व्यापार कर सकते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन्स, अभी अभी पूछा गया, फिर से इसमें थोड़ा सा और डिटेल पूछने की कोशिश की जा रही है कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स आर cryptographic asset on blockchain with a unique identification code that distinguish them from each other, इसका एक विशेष कोड होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्रिप्टोग्राफी एसेट, क्या ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट है? NFT can be used to represent individuals identity and property rights, they are similar to token like cryptocurrency, अभी तो बताया कि क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं होता है। तो 3 नंबर तो गलत हो गया, एक और दो सही है। जैसे कि विजुअल डिजिटल एसेट या वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो ऐसे कोई भी वर्चुअल वर्चुअल चीज जो डिजिटल एसेट के रूप में हो, इंक्लूड नॉन फंजिबल टोकन, NFT कहलाते हैं, वर्चुअल होना चाहिए। विच आर क्रिप्टोग्राफिक एसेट ऑन ब्लॉकचेन with a unique identification code, metadata that distinguish from each others. NFT can also be used as to represent individuals' identities, property right, and many more. This differ from fungible token, हालांकि फंजिबल टोकन से थोड़ा सा अलग है, नॉन फंजिबल है ना ये, आप इसका आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसे नॉन इंटरचेंजेबल होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो चेंजेबल होता है, ये फंजिबल होता है। हम बात पूछ रहे हैं नॉन फंजिबल की, तो ये डिफर फ्रॉम फंजिबल टोकन्स लाइक क्रिप्टो करेंसी विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर्स, जो कि एक दूसरे जैसा ही होता है। देयरफॉर कैन बी यूज एज ए मीडियम फॉर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, जिसका आप कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के रूप में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन NFT का नहीं कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोरेमेडिएशन टेक्नोलॉजी। Bioremediation is the use of living microorganism to degrade environmental contamination, a contaminant, into less toxic forms. One of the advantage of bioremediation is that it is effective in all environmental conditions. Genetic engineering can be used to create microorganism specifically designed for bioremediation. किया जा सकता है, दो कत तो नहीं है, एक भी सही है, तीन भी सही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सभी प्रकार के वातावरण में बायो रेमेडिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। क्या लगता है आपको, ये जो टेक्निक है बायो रेमेडिएशन, जिसमें कि आप बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके जो हमारे वातावरण में जो गंदगियाँ हैं, जो वातावरण में प्रदूषण या प्रदूषक हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश होती है, सभी प्रकार के वातावरण में काम करेगा, सोचिए। आई थिंक कर सकता है, लेट्स सी।
नहीं करेगा। ये विशिष्ट प्रकार के वो काम करेंगे यार। बायो रेमेडिएशन इज यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। तो जो खतरनाक टॉक्सिक जहरीले वातावरण में तैरते हुए, वातावरण में लड़कते हुए, वातावरण में या ज़मीन में या पानी में कहीं भी जो मौजूद है, जो खतरनाक कंटेमिनेंट है, जो प्रदूषक है, उनको लेस फॉर्म, लेस टॉक्सिक मतलब कम जहरीला में या फिर समाप्त ही कर सकते हैं ये सब। Bioremediation can be effectively only where environmental conditions permit microbial growth and activity। तो सोचिए ऐसा कौन सा जगह है जहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ और एक्टिविटी नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया इस बात को समझने में कि चूंकि ये विशिष्ट सूक्ष्म जीव होते हैं तो इसके लिए विशिष्ट प्रकार का वातावरण होना जरूरी है, तो तभी ना वो ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन के लिए ही बनाए गए कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। दिस विल बी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री इन कमिंग ईयर्स। आने वाले समय में भयंकर इसका इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि अल्केनियोवोरैक्स। अल्केनियोवोरैक्स एक बैक्टीरिया है, ऑयल ईटिंग एबिलिटीज, ऑयल खा लेता है ये। Can be used to create species that are much more capable of cleaning oil spill। क्योंकि समुद्र में इतना भयानक ऑयल प्रदूषण होता है, अगर कुछ ऐसा बैक्टीरिया बना दिया जाए जिसको खाने में वो माहिर हो, अब उसका उत्पादन कैसे होगा उसके लिए तो जेनेटिकली इंजीनियर है। बायो रेमेडिएशन इज स्लो प्रोसेस, हालांकि ये थोड़ा धीमा है। सो हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम, लीड आर नॉट रेडली एब्जॉर्ब। इसका आसानी से खपत नहीं हो सकता है, या फिर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चप जो है ना कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थ को ये सड़ा देंगे, गला देंगे, ख़त्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए मतलब स्वस्थ बना देंगे, ऐसा नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मारबर्ग वायरस डिजीज। मारबर्ग मारबर्ग वायरस डिजीज। देयर आर नो वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स फॉर मारबर्ग। The disease is clinically similar to the Ebola in its spread, symptoms, and progression, although it is caused by a different virus. Marburg can cause severe viral hemorrhagic fever, which interferes with the blood's ability to clot। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि है इसका कोई वैक्सीन है कि नहीं। चलिए वैक्सीन है ही नहीं तो मान लेते हैं सब सही है। घाना अनाउंस कंट्रीज फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मारबर्ग वायरस, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर 2022 में। देखिए पहला मारबर्ग डिटेक्ट किया था 1967 में, और ये एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह से इबोला वायरस है। हेमोफेरिक फीवर होता है इसमें। उसके बाद चिंता का विषय है, मारबर्ग वायरस इज अ पैथोजन दैट कॉज मारबर्ग वायरस। ये पैथोजन है, डिजीज इन ह्यूमंस। देयर आर नो वैक्सीन, एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कोई ऐसा दवाई फाई नहीं है इसका, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। डिजीज क्लिनिकली सिमिलर टू एबोला and it is spread symptoms and progression, although it is caused by a different virus according to WHO। Marburg can spread through the direct contact with blood, secretion, or other bodily fluids from infected people, according to the WHO। It can also spread through the contact with the contaminated surface material like bedding, clothing, साथ में सोने, किसिंग करने से भी फैल सकता है। मार्बर्ग कैन सीवर वायरल हेमोहेमोहेरोजिक फीवर, बहुत भयानक फीवर होगा जिसका जिसका प्रभाव होगा ना, ब्लड जो है ना वो ब्लड के कोबिलिटी, ब्लड जो है वो क्लोट हो जाएगा। मतलब ब्लड जो है ना भूल जाएगा इस बात को कि वो काम कैसे करता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 21 दिन तक है, 2 से 21 दिन। एंड सिम्टम्स जो है ना एब्रप्टली हो जाएगा, बहुत तेज बुखार, सीवर हेडेक एंड सीवर मालासिस, अकॉर्डिंग टू WHO।
अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक एंड आसियान? दोनों के मेंबर्स हैं, दोनों के। तो आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेटिव, और आसियान का तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो म्यांमार है, भूटान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो आपको पता होना चाहिए भूटान जो है ना वो दोनों का मेंबर नहीं है। तो दो आप एलिमिनेट कर दीजिए और आंसर एक और तीन। चार भी, कंबोडिया तो भी नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो बिम्स्टेक के जो मेंबर सदस्य हैं उसमें नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। आसियान के मेंबर तो आपको 10 कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए। म्यांमार, उसके बाद फिर थाईलैंड, उसके बाद फिर लाओस, उसके बाद कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस। Consider the following statement regarding base erosion and profit shifting. BEPS. Base erosion profit shifting refers to the phenomenon where companies invest in a host country via shell companies situated in the tax havens to reduce their tax liabilities. बहुत होशियार लोग होते हैं ऐसी कंपनियां। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का सीधा मतलब होता है कमाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने ऐसे जगह में अपना कंपनी सिचुएटेड करेंगे जहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज़ ना के बराबर है। तो सोल कंपनी खोल के रखेंगे अपना, काम तो कुछ हो नहीं रहा, बस सेल कंपनी की तरफ है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू द इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी related to measures to prevent BEPS. Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent BEPS is an outcome of World Bank पी वर्ल्ड बैंक BEPS का कहाँ से है? तो OECD मेंबर्स ने बैठकर इसमें कुछ शायद OECD आई थिंक एक और दो भी, सिर्फ और सिर्फ दो सही है। मल्टीलेटरल कन्वेंशन, क्या इनकरेक्ट पूछा था क्या? करेक्ट 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 पूछा है और सी सही है, केवल दो। मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी related measures to prevent base erosion profit shifting is an outcome of OECD, yes, and G20 to tackle the base erosion and profit shifting. Tax planning strategies and exploit gaps and mismatch in the tax rules to artificially shifts profits to a low or no tax location where there is a little or no economic activity, resulting in little or no tax being paid. The company need not invest via sale companies to be accused of BEPS. India has ratified the multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion profit shifting. India has hosted which of the following events from year 2020? कौन कौन सा भारत आयोजन कर रहा है? संघाई कोऑपरेशन, G20, 2020 ब्रिक्स समिट। तो G20 तो 2023 में हो रहा है फ्रॉम द ईयर 20, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 होना चाहिए। यस, 2021 में ब्रिक्स समिट भारत में थर्ड टाइम हुआ, जिसमें पहला 2012 में, फिर 16 में, फिर 21 में हुआ। इंडिया विल होस्ट बोथ SCO एंड G20 इन 2023। SCO की और G20 की जो मेंबरशिप अभी चल रही है 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नन एज द 4 आसियान टाइगर्स? साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। इंडिया कहाँ से आ गया?
तो 1, 3, 4, 5 4 एशियन टाइगर्स इकोनॉमिक्स ऑफ साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। अर्ली आप अगर बिटवीन देखिएगा 60 और 90 के दरमियान, दे अंडरवेंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेंटेन एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ रेट मोर देन 7% पर ईयर। 7% से ज़्यादा की विकास दर के साथ इन लोगों ने इस 30 साल में अपने आप को बदल कर दिया। Consider the following statement regarding UN Convention on Rights of Child. It is a legally binding international agreement setting out civil, political, economic, social, cultural rights of every child. Under the terms of convention, governments are required to meet children's basic needs and help them reach their full potential। दोनों स्टेटमेंट जनरल सी है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो गलत कोई भी नहीं है। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड्स, जिसको UNCRC कहते हैं, एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि ताकि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं बच्चों के, उसको सुरक्षित किया जा सके, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, रूप से संबंध क्यों न रखते हों। Under the terms of the convention, the governments are required to meet children's basic needs and help them to reach their full potential। बच्चों की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उसको उनके तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कर्तव्यबद्ध है राज्य। The Convention on the Rights of the Child urges all public and private actors to act in the best interest of the child। बच्चों के हितों में काम कीजिए, राज्य नहीं बल्कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों, across all their development activities and provisions of services। Consider the following statement regarding Missile Technology Control Regime (MTCR). Missile Technology Control Regime was established by G20 countries। The focus of MTCR include non-proliferation of unmanned aerial vehicles for all weapons of the mass destruction। It is not a legally binding treaty, and it is an informal and voluntary partnership among countries। India was the founder member of the MTCR। नो, भारत तो 2016 में इसका मेंबर बना है, तो 4 तो गलत हो गया और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका सही जवाब है 2 और 3। सही जवाब है बी, 2 और 3। 4 गलत है, 1 भी गलत है। देखिए, मिसाइल कंट्रोल रेजिम MTCR वाज इस्टेब्लिश इन अप्रैल 1987। इसका स्थापना 1987 में G7 कंट्रीज के द्वारा किया गया था। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान के द्वारा 1987 में। उस समय G7 कंट्रीज 1992 में इस बात को फोकस किया गया कि इसका जो एक्सटेंशन है वो खास करके जो proliferation of missiles for delivery of all types of weapons of mass destruction, तो एक तरह से कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन को कंट्रोल करना था। न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, जितनी प्रकार के जो खतरनाक वेपन्स है उसका डिलीवरी ना हो। इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। दिस इज इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप प्रोग्राम among the countries to prevent the proliferation of missile and unmanned aerial vehicle technology that is capable carrying greater than 500 kg payload, more than 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर 500 kg का जो मारक कुछ भी और 300 किलोमीटर दूर तक जितना भी चीज़ है जो ले जा सकता है, इस प्रकार के मिसाइल्स, और चाहे अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों ना हो, उसको रोका जाए यार। Members are thus prohibited from supplying such missiles and UAV systems that are controlled by MTCR to the non-members। जो नॉन मेंबर्स इसके सदस्य नहीं है उसको बेचिए नहीं आप, उसको शेयर मत कीजिए, यही सब है। द डिसीजन आर टेकन बाय कंसेंसस बाय ऑल द मेंबर्स।
यहाँ पर डिसीजन कंसेंसस के आधार पर लिया जाता है। और इट इज नॉन ट्रीटी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कंट्रीज विच आर certain guidelines about the information sharing, national control laws, export policy for missile system, rule-based regulation mechanism to limit transfer of such critical technology of this missile system. India was included in to the missile control regime 2016 as a 35th member. 35वां सदस्य के रूप में भारत उसका सदस्य बना और 1987 में वो स्थापित हुआ था, तो बहुत दूर हो गया। CAATSA is a law that come into the effect in the US 2017, meaning to punish the countries having deep engagement with रसिया, नॉर्थ कोरिया, इराक। तो रसिया और नॉर्थ कोरिया के साथ अगर आपने कोई भी संबंध बनाया तो पड़ जाएगा ठक्का, सोच लीजिए। तो काटसा एक लॉ है जो कि 2017 में स्थापित किया गया ताकि ऐसे कंट्रीज को सजा दिया जा सके जिसका संबंध रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ, खास करके उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो इट सेड कंट्रीज हैविंग ए सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन with Russian intelligence and military agents will be subject to at least 5 kinds of sanction. Ordinary sanction will not invite sanction. The decision of who has sanction imposed on them comes down the interpretation of significant transaction. This is one of the various waiver of exemption mentioned, such as transaction not affecting U.S. strategic interest, not endangering the alliances. It is a part of it. India has purchased S-400 Triumph missile system, which have advanced capabilities to gauge the distance from the target and launch a surface-to-air missile attack. However, the application of CATSA is not limited to the S-400 and may include other joint venture for manufacturing or developing weapons in the future or any kinds of major deals with Russia. In 2020, Turkey was sanctioned for its purchase of S-400, बट हम लोग S-400 खरीद चुके हैं, हम पर सैंक्शंस नहीं लगा है, काटसा हम पे नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ विशेष ट्रीटमेंट होता है। भारत की बोलती है, भारत दुनिया का एक उभरता हुआ इमर्जिंग लोकतांत्रिक देश नहीं है जिसको आप, भारत तो लंबे समय से लोकतांत्रिक रहा है, शांति प्रदेश रहा है। जब हौसले बुलंद हो तो चुनौतियां भी घुटने टेक देती है। तो आप आईएएस तो बनेंगे ही, बनकर ही रहेंगे हम लोग। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।